देश में कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। लाखों लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। इस बीच ब्लैक फंगस का फंदा भी लगातार कस रहा है, जिसने सरकार और प्रशासन को परेशान कर दिया है। ब्लैक फंगस की बढ़ते मरीजों की तादाद से लोगों में भी लगातार खौफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस का फंदा कोरोना मरीजों की सांसों पर संकट गहरा रहा है। तो ब्लैक फंगस अब खौफ पैदा कर रहा है, क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों में तेजी से ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। लखनऊ, यूपी में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के 30 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई। ब्लैक फंगस इस तरह की बीमारी है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़माने से है, कोई नई बीमारी नहीं है। और आईसीयू में भर्ती मरीज़ों के लिए, और वो मरीज़ जिनकी की इम्यूनिटी कम हो गई है किसी वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, कैंसर पेशेंट्स और इन सब में पहले भी पाई जाती थी, बहुत ही रेयर होती थी। गोरखपुर में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। यहाँ 30 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण दिख रहे हैं और 1 मरीज की मौत हो चुकी है। ऐसे में ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाइयाँ बाजार से गायब होती जा रही हैं। गोरखपुर में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 478 नए मामले सामने आए और कुल एक्टिव केसेस में गोरखपुर में 6411 हैं। केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन दिक्कतें लोगों की बढ़ती जा रही है। ब्लैक फंगस को लेकर के जिस तरह से केस गोरखपुर में आ रहे हैं, अगर हम गोरखपुर में कुल अभी केस की बात करें तो 30 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें से 1 व्यक्ति की मौत हुई है और बाकियों के अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चल रहे हैं। दवाएं बाजार में ब्लैक फंगस की पूरी तरह से गायब हैं। सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी ब्लैक फंगस को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जगहों से लिटरेचर या कुछ भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड या इन तरह की चीज़ों को लिया है या ऑक्सीजन बहुत दिनों तक लगा रखा है मास्क, उनके लिए ये ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें ब्लैक फंगस संक्रमित करेगा। यानी कि अगर हम बात करें कोरोना की जितनी दवाएं हैं वो सारी इस समय बाजार में उपलब्ध हैं और उसके केसेस हर रोज़ कम हो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से उसकी दवाएं उपलब्ध नहीं। वाराणसी में ब्लैक फंगस के 2 दर्जन से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी ब्लैक फंगस की दवा बाजार से गायब हो रही है। मरीजों की तादाद बढ़ते ही कालाबाजारी गैंग एक्टिव हो गया है। नतीजा, जरूरतमंद लोगों को भी दवाई नहीं मिल पा रही। ब्लैक फंगस के सामने आने के बाद लगातार ये शिकायत आ रही है कि ब्लैक फंगस की जो दवा है वो बाजार से गायब हो चुकी है। हम वाराणसी के लंका क्षेत्र में हैं और यहाँ सबसे बड़ा दवा का ये बाज़ार है और यहाँ हम जानेंगे कि क्या ब्लैक फंगस की जो दवा है वो इस समय मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। BHU अस्पताल के सामने होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा दवा की दुकानें हैं और यहीं पर हम कोशिश करते जानने के लिए कि यहाँ पर है या नहीं है। भाई साहब, पहचान लिखने आ रहे तुम्हारे डॉक्टर। भाई साहब, एम्फोटेरेसिन B जो ब्लैक फंगस की दवा है आपके पास है? आगे रखते हैं। तो ये बता रहे ब्लैक फंगस की दवाइयाँ रखते ही नहीं हैं। तो इस तरह की जो ब्लैक फंगस की दवाएं हैं वो फ़िलहाल वाराणसी में कई जगह ऐसी हैं जहां पर मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानदारी नहीं है। हम चलते हैं आगे, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये ब्लैक फंगस की दवाई मिलती है आपके यहाँ? नहीं मिलती है। नहीं, हमारे आयुर्वेदिक दवा है। क्या आयुर्वेदिक दवाई है? ब्लैक फंगस की जो दवा है उसकी फ़िलहाल जो है वो किल्लत देखी जा रही है। वाराणसी में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ब्लैक फंगस की दवाएं नहीं मिल पा रही है। भाई साहब, ब्लैक फंगस की दवाई रखते हैं आप लोग? नहीं, अभी नहीं। तो अभी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी दुकानें हैं वहाँ पर यही सुनने को मिल रहा है कि ब्लैक फंगस की दवाएं नहीं है। तो ये बाज़ार में जो शॉर्टेज है वो इस समय दर्शाती है कि किस तरीके से ब्लैक फंगस की जो दवाएं हैं वो इस समय मिल नहीं रही है। हालांकि कई दुकानों में हमने यहाँ पर किया है। भाई साहब, ब्लैक फंगस की दवाएं मिल रही है आपके यहाँ? नहीं मिल रही, तो शॉर्टेज है, हम मंगा ही नहीं रहे। ये डब्बा है आपका 160। अभी हम शुरू से इंजेक्शन नहीं बेचते हैं हम। हाँ, तो अधिकतर दुकानों में ब्लैक फंगस की दवा है नहीं। कई लोग ये बता रहे हैं कि इसे नहीं बेचते हैं, कई लोग बता रहे हैं आ नहीं रही है। इस तरह की कई चीज़ें जो है बाज़ारों में देखने को मिल रही है कि ब्लैक फंगस की जो दवाएं हैं वो फ़िलहाल नहीं मिल पा रही हैं। भाई साहब, ब्लैक फंगस की दवाएं रखते हैं आप लोग? नहीं रखते हैं? नहीं रखते नहीं है? नहीं। तो अधिकतर दुकानों में हमने करीब 7 से 8 दुकानों का दौरा किया और यहाँ पर सभी लोग एक ही बात बता रहे हैं
कि ब्लैक फंगस की जो दवाएं हैं वो नहीं है। हालांकि कई लोग ऐसे ही बता रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं बेचते हैं, पर उनके दुकानों में इंजेक्शन है। तो ब्लैक फंगस की दवा किस तरीके से बाज़ार में ख़त्म हो चुकी है, ये तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी मंडी है वाराणसी की, लंका की दवा की, जहाँ पर कि ब्लैक फंगस की दवा एक भी दुकान में हमें नहीं मिली है। कोरोना मरीजों पर ब्लैक फंगस का फंदा भी कस रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस के मरीज भी मिल रहे हैं। अस्पताल में 5 ऐसे मरीजों को भर्ती करवाया गया जिनमें ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे। पूरे छत्तीसगढ़ या सभी जगह पे आपने देखा कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। और सिम्स में अभी ऐसे संदिग्ध जो म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट होने की जिनको संभावना है, ऐसे आज की तारीख तक अभी हमारे पास 4 मरीज़ भर्ती हुए हैं। और उनकी जांच और इलाज के लिए कमेटी भी बनाई गई है। तो जैसा उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है या क्या कहते हैं फिर इलाज की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, वो कमेटी अपना निर्णय करके वैसा इलाज चालू करती है। एमपी में भी ब्लैक फंगस का खौफ देखा जा रहा है। इंदौर में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं तो ग्वालियर में ब्लैक फंगस के 28 मरीज मिले हैं। सबसे हैरानी की बात है कि ब्लैक फंगस का इलाज करने के लिए बाजार में इंजेक्शन नहीं है। कोरोना की महामारी के साथ साथ ग्वालियर में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और आज हालात ये हैं कि ग्वालियर में महज 5 से 6 दिनों के भीतर ही 28 मरीज ब्लैक फंगस के मिल गए हैं। और ये बताया गया है कि इनमें से 2 मरीजों की मौत हो गई। एक मरीज़ तो रीना शर्मा जो ग्वालियर के इस सिम्स अस्पताल में भर्ती थी। ये वो सिम्स अस्पताल है जहां बड़ी संख्या में कोरोना के संक्रमित मरीजों का इलाज किया गया। कुछ लोग ठीक भी हुए लेकिन कुछ लोगों की मौत भी हो गई। रीना शर्मा कोरोना से पीड़ित थी, काफ़ी हद तक उन्हें कोरोना ठीक हो गया था, लेकिन ब्लैक फंगस का इलाज उनको समय पर नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। उनके परिजनों ने ये कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में उन्होंने लगातार दौड़ धूप की, लेकिन ब्लैक फंगस की दवाई उपलब्ध नहीं हो पाई। एक इंजेक्शन लगभग 7800 रुपये का, लेकिन 2 ही मिल पाए। और उसके बाद जो लगातार दवाई चलनी थी वो पूरे ग्वालियर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी कहीं उपलब्ध नहीं हो पाई। जबलपुर में ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। यहाँ एक दिन में 10 से 15 मरीज मिल रहे हैं। शहर में 50 से ज्यादा मरीज हैं जो ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं। देखिए, ब्लैक फंगस जो है वो एक नई आपदा के रूप में हमारे सामने आई है। इसके केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में केसेस बढ़े हैं। चूँकि पूर्वी क्षेत्र का बड़ा चिकित्सकीय केंद्र होने के कारण जबलपुर में अन्य जिलों के लोग भी बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज में 34 केसेस ऐसे हैं जो कि भर्ती हुए हैं और उनका इलाज वहाँ चल रहा है। हालांकि ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए एमपी में ईएनटी डॉक्टर्स की मदद से मुहिम शुरू की जा रही है। हमारे जो मेडिकल कॉलेज में म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनकी केस स्टडी भी हर मरीज के हिसाब से हम इकट्ठी करेंगे। उसके पीछे का भाव हमारा है कि ये ब्लैक फंगस कहाँ, किस स्थान पर और क्यों पेशेंट्स में आ रही है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि ओवरडोज, स्टेरॉइड और अनकंट्रोल्ड शुगर, डायबिटीज़ के कारण ये मरीज़ों में आ रही है। ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड दोनों तरह के मरीजों में ये हमें देखने को मिल रही है। इसको जड़ मूल से समाप्त करने के लिए जहां एक और हम इलाज मरीजों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसकी रिसर्च और इसकी स्टडी भी हम शुरू करवा रहे हैं। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस अपना कहर बरपा रहा है। यहाँ राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान में 800 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं जो ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं। लेकिन इस बीमारी के बढ़ते कहर के बीच दवाइयों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। मार्केट में ब्लैक फंगस का इलाज करने की दवा नहीं मिल रही। आपको दिख नहीं रहा कि पुलिस ने कितने केसेस इसके ऊपर कर रहे हैं। पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। डेकोई ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं, जिसमें यदि इस प्रकार की कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन की बात कही है। जहां अवहेलना की जा रही है वहां एक्शन होगा। कंट्रोल रूम बनाए, मैं लोगों से कहूँगा जहाँ से भी शिकायत आए वहाँ एक्शन ले, वहाँ पे कार्रवाई हो। इसके अलावा विदेश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस पैर पसार रहा है, जिसने सरकार और प्रशासन के लिए टेंशन बढ़ा दी है। टीम न्यूज़ नेशन।
और चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। टूलकिट विवाद पर कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस की टूलकिट को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा, संबित पात्रा समेत बीजेपी के कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। बीजेपी पर अशांति फैलाने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। दरअसल में कांग्रेस कह रही है कि सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी झूठ फैला रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पीएम को बदनाम करने का आरोप लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, टूल किट को लेकर सियासी बवाल शुरू हो चुका है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की। बीजेपी पर अशांति फैलाने का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। कोरोना काल में कांग्रेस का बड़ा आरोप, टूल किट के जरिए कांग्रेस बीजेपी में बवाल। बीजेपी ने कांग्रेस के टूल किट पर उठाए सवाल। कोरोना महामारी के इस दौर में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हो गए हैं और वजह है कांग्रेस का टूल किट। एक टूल किट का हवाला देते हुए बीजेपी ने कहा है कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा था तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। बीजेपी का आरोप है कि इस टूलकिट के जरिए विपक्षी कांग्रेस इस मुश्किल समय में पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का एक टूलकिट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस इस पर भड़क गई है और पलटवार करते हुए बीजेपी के आरोपों को झूठा करार देते हुए संबित पात्रा और जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। टूल किट तो आप ही बनाती हैं, विपक्ष को बोलने का मौका आप ही देते हैं। वो तमाम टूल्स जो कमियों से बने हुए हैं वो आप ही ने बनाए हैं। क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? ये टूल नहीं था? क्या हॉस्पिटल्स में जगहें नहीं थी? ये टूल नहीं था? मारामारी हो रही है, दूसरी वेव का कोई इंतजाम नहीं था? कि ये टूल नहीं था? अब आपको बता दें कि कोरोना काल के बीच बीजेपी और कांग्रेस में लगातार वार पलटवार का सिलसिला कैसे जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार कोविड संकट के मिसमैनेजमेंट का ठीकरा फोड़ रही है, जिसे बीजेपी ने कांग्रेस की टूलकिट का नाम दिया है। पीएम की छवि खराब करने की कोशिश है। सेंट्रल विस्टा को पीएम का घर बताया। बीजेपी कहती है वेंटिलेटर पर पीएम मोदी को बदनाम किया गया है, वैक्सीनेशन पर भ्रम फैलाया गया है और देश का अपमान किया है। कांग्रेस ने इस टूलकिट के जरिए इंडियन स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन कहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी टूलकिट के जरिए कोरोना वायरस की दूसरी लहर को कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे विदेशी पत्रिकाओं में पीएम मोदी की छवि को धूमिल किया जाए और इसका फायदा उठा रही है कांग्रेस। इसीलिए कांग्रेस शवों और दाह संस्कारों की फोटो को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। जो शव है, दाह संस्कार हो रहा है, किस प्रकार लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, डेड बॉडीज की चित्र को खींचे हमारे कार्यकर्ता और उसे भेजे। वैसे खुद ही के मान रहे हैं कि फॉरेन मीडिया ये कर रही है, मगर हमें इसे मैग्नीफाई करने की, इसे एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं कर रहा हूं, मगर ये जो चीजें सामने आई है, ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी जवाब देते हुए कहा कि जब हमारा देश कोविड से तबाह हो रहा है, उस समय राहत देने की बजाय कोविड-19 को प्रबंधन पर एक नकली टूलकिट का प्रचार कर रही है बीजेपी और बता रही है कि इसे एआईसीसी के रिसर्च डिपार्टमेंट ने तैयार किया है, जिस पर पार्टी अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जालसाजी की एफआईआर दर्ज कराने जा रही है। एक तरफ देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझने के अलावा ताउते तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस में लगातार जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जो किसी भी कीमत पर विपदाओं से जूझ रहे देशवासियों के लिए अच्छी बात नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात देश की बहस के लिए आज जो आपने मुद्दा चुना है वो मुद्दा यही है जिससे जुड़ी रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई थी। कोरोना काल में बदनामी की टूल किट का मकसद क्या है, इसी मुद्दे पर देश की बहस आपसे थोड़ी देर बाद रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।
चलिए अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें, रेसलर सुशील कुमार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दी है अग्रिम जमानत याचिका सुशील कुमार की। पुलिस ने सुशील की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। सुशील कुमार के संबंध कई अपराधियों से मिले हैं। ये बड़ा खुलासा, ये बड़ा दावा पुलिस ने किया है। अपहरण और हत्या मामले में मुख्य आरोपी है सुशील, जिसकी तलाश लगातार इस वक्त की जा रही है। जमानत मिलने पर सबूतों को प्रभावित कर सकता है सुशील, ये दलील पुलिस की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर जमानत याचिका को खारिज किया गया है। हत्या केस की जांच के लिए सुशील से पूछताछ जरूरी है, ये अपील पुलिस की तरफ से की गई है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस मामले से जुड़ी एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुशील, अवनीश, और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी? जी, सबसे सनसनीखेज बात यही आई है कि जब अदालत ने इसमें अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया तो पुलिस ने यह दलील दी कि यह ना सिर्फ हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन गुनाह का आरोपी है, मुख्य आरोपी है, इसके खिलाफ जो डायरेक्ट एविडेंस है वो मिले हैं, बल्कि इसके लिंक अप जो है इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि अपराधियों के साथ भी मिले हैं। यानी अपराधियों से इसका गठजोड़ और जो रसूखदार, ये इसने खुद सुशील कुमार ने बोला कि मैं अर्जुन अवार्डी हूँ, पद्मश्री हूँ और देश के लिए मैंने लगातार ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिस बिना पर ये दलील दी कि उनको गिरफ्तारी से छूट दी जाए, जिसका विरोध दिल्ली पुलिस ने किया। कहा कि ना सिर्फ ये एक संगीन गुनाह में आरोपी हैं, बल्कि जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है तो इनके जो कुख्यात अपराधी हैं उनसे भी इनके लिंकअप सामने आ रहे हैं, जिनके नामों का आने वाले समय में खुलासा किया जाएगा। और इस समय सुशील कुमार 4 मई से लगातार फरार हैं, पुलिस से भाग रहे हैं। उनके खिलाफ NBW भी जारी हो चुका है। तो पुलिस कह रही है कि इनकी गिरफ्तारी इस समय जरूरी है ताकि रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सके, पूरा सिक्योरिटी किया जा सके। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी अवनीश यहां पर साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुशील कुमार की मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कुल मिलाकर अदालत से अवनीश चौधरी, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं, सुशील कुमार को राहत नहीं मिलने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। पहलवान सागर धनकर की हत्या के आरोपी और ओलंपिक विजेता सुशील पहलवान की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। सुशील पहलवान की तरफ से अदालत में अग्रिम जमानत के लिए जो याचिका दी गई उसकी दलीलें बेहद दिलचस्प हैं। सुशील पहलवान की तरफ से बताया गया कि यह अर्जुन अवार्डी है, यह पद्मश्री से भी सम्मानित है, देश को लगातार इसने ओलंपिक पदक दिलाए हैं। और इन दलीलों के बाद ये कहा गया कि इसको इस केस में प्लांट किया जा रहा है और इसको इस मामले में अग्रिम जमानत इसलिए देनी चाहिए क्योंकि इस समय महामारी चल रही है और सुशील कुमार इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके विरोध में जब दिल्ली पुलिस की तरफ से जो दलीलें दी गई वह अपने आप में जाहिर करती हैं कि किस कदर यह मामला एक संगीन गुनाह से जो दाव पे जो सुशील कुमार की तरफ से लड़े जा रहे हैं कानून से, वो जाहिर करते हैं कि सुशील पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने की बजाय कानूनी दाव पेचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि यह सच है कि यह ओलंपिक पदक विजेता हैं, सम्मानित हैं, लेकिन जिस तरीके का जब मर्डर के बाद से जो इनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरीके से पुलिस को चकमा दे रहे हैं, लगातार फरार हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनके जो बाकी साथी हैं, जिन 9 लोगों के खिलाफ बाकायदा NBW वारंट भी इशू हो चुके हैं, उसके बावजूद ये पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं। अगर इनका यही रवैया रहेगा तो इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ाई जाएगी? अब पुलिस ने अपनी दलीलों में लिखित तौर पर यह भी बताया है कि सुशील कुमार के लिंक क्रिमिनल लोगों के साथ हैं, जो गैंग्स हैं उनके साथ इसके लिंकज जो लिंकअप हैं वो मिले हैं। और ये अपने आप में बेहद संगीन बात है क्योंकि लगातार सुशील पहलवान पर यह आरोप लग रहे हैं कि सुशील अपने ओलंपिक पदक जीतने के बाद प्रॉपर्टी विवाद और दूसरे मामलों के चलते लगातार विवाद में रहे, उनके बदमाशों से संपर्क रहे। अब ये वाली दलील खुद दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने लिखित में दी है और इसके साथ ही यह कहा है कि यह अपने क्रिमिनल लिंक और अपने रसूखों के बल पर मामले की जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनको अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जो लगातार पुलिस से भागे फिर रहे हैं और लेकिन जब उनके खिलाफ NBW वारंट जारी हो गए और अब एंटीसिपेटरी बेल भी उनकी खारिज हो चुकी है, तो माना जा रहा है कि वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। चलते चलते बात आगरा की। आगरा में ताजमहल बंद होने की वजह से पर्यटकों का आना जाना बंद हो चुका है। वहीं पेठे को खरीदने वाले भी अब नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से पेठे के व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोरोना का कहर लगातार कारोबार पर नजर आ रहा है और आगरा की पहचान पेठा भी है। ऐसे में कोरोना का असर पेठे से जुड़े कारोबारियों पर और इस पूरे कारोबार पर साफ नजर आ रहा है।
चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।